खुशामदीद। आज हम जेम्स क्लियर की बेस्टसेलर किताब है एटॉमिक हैबिट्स, एन इजी एंड प्रूवन वे टू बिल्ड गुड हैबिट्स एंड ब्रेक बैड वंस, इसके अंदर कह लें कि गोता लगा रहे हैं जी। ये किताब उन सब के लिए है जो अपनी ज़िंदगी में छोटी मगर मुस्तकिल यानी कंसिस्टेंट तब्दीलियों के जरिए बेहतरी लाना चाहते हैं। बिल्कुल। और इसकी मकबूलियत की शायद वजह ही इसका बुनियादी ख्याल है कि छोटी छोटी एटॉमिक लेवल की चेंजेस वो मिलकर वाकई हैरत अंगेज रिजल्ट्स दे सकती हैं। आज हम इसके जो कोर कॉन्सेप्ट्स हैं उनको समझेंगे। तो शुरुआत अच्छा है ऑथर की अपनी कहानी से करते हैं। जेम्स क्लियर के साथ हाई स्कूल में एक बहुत बुरा हादसा हुआ था। बेसबॉल खेलते हुए उनके चेहरे पे सीधा बैट लगा। ओह। चोट मतलब भाई इतनी शेडेड थी कि वो मेडिकली इंड्यूस्ड कोमा में चले गए। मल्टीपल स्कल फ्रैक्चर्स थे, नाक टूटी हुई, आंखों के सॉकेट्स भी डैमेज हुए। रिकवरी बहुत लंबा और मुश्किल सफर था। और शायद इसी मुश्किल दौर ने उन्हें इन छोटी आदतों हैबिट्स की ताकत का एहसास दिलाया। कॉलेज में उन्होंने बिल्कुल बेसिक चीज़ों से शुरू किया, जैसे टाइम पर सोना, हाँ, कमरा साफ रखना, हफ्ते में कुछ दिन वेट ट्रेनिंग करना। ये इंतहाई मामूली लगने वाली चीज़ें थीं, लेकिन वो इन पर डटे रहे, मुस्तकिल मिजाजी से। और इन्हीं एटॉमिक हैबिट्स का नतीजा था कि वो न सिर्फ अपनी कॉलेज बेसबॉल टीम के कैप्टन बने, जी। बल्कि उन्हें यूनिवर्सिटी का टॉप मेल एथलीट अवार्ड भी मिला और ESPN एकेडमिक ऑल अमेरिका टीम में भी जगह बनाई, जो कि एक बहुत बड़ा एजाज है। वाकई। यही तजुर्बा फिर उनकी वेबसाइट jamesclear.com और फिर इस किताब की बुनियाद बना। और वो कहते भी हैं ये किताब कोई रिसर्च पेपर नहीं है, नहीं, बल्कि एक ऑपरेटिंग मैनुअल है आदतें बनाने और तोड़ने के लिए। एक प्रैक्टिकल गाइड। बिल्कुल। और इस गाइड का जो फ्रेमवर्क है वो 4 मरहलों यानी स्टेप्स पर मबनी है। क्यू यानी इशारा, क्रेविंग ख्वाहिश, रिस्पॉन्स रद्द-ए-अमल और रिवॉर्ड इनाम। और इन्हीं से 4 कवानीन 4 लॉज निकलते हैं जिन पर हम आगे बात करेंगे। ठीक, तो फिर शुरू करते हैं सीधा चैप्टर 1 द सरप्राइजिंग पावर ऑफ एटॉमिक हैबिट से। यहाँ क्लियर ने ब्रिटिश साइकिलिंग टीम की मिसाल दी है जो 2003 तक, आप सोचें, तकरीबन 100 साल से बस एवरेज परफॉर्मर्स थे। हाँ, कुछ खास नहीं था। फिर आए डेव ब्रेल्सफर्ड। जी। और ब्रेल्सफर्ड का अप्रोच था एग्रीगेशन ऑफ मार्जिनल गेन्स, मतलब हर छोटी से छोटी चीज में सिर्फ 1% 1% बेहतरी लाना। सिर्फ 1%? सिर्फ 1%। उन्होंने साइकिल की सीट्स को थोड़ा सा कंफर्टेबल किया, टायर ग्रिप बेहतर करने के लिए अल्कोहल यूज किया। अच्छा। राइडर्स को हाथ धोने का सही तरीका सिखाया ताकि बीमार कम हो। हत्ता के ये सुनिए, टीम ट्रक के अंदर का पेंट वाइट करवाया। वाइट पेंट? उसका क्या फायदा? ताकि धूल यानी डस्ट आसानी से नजर आए, जो बाइक की परफॉर्मेंस को खराब कर सकती थी। इतनी डिटेल में गए वो? ये तो बहुत ही माइनर लग रहा है ना। मतलब ट्रक के पेंट के रंग से साइकिलिंग परफॉर्मेंस का क्या ताल्लुक? लेकिन नतीजा हैरान कुन था। 5 साल के अंदर ब्रिटिश टीम ने 2008 बीजिंग ओलंपिक्स में 60% गोल्ड मेडल्स जीत लिए। 60%? जी। और अगले दशक यानी डेकेड में उन्होंने 178 वर्ल्ड चैंपियनशिप्स, 66 ओलंपिक या पैरालंपिक गोल्ड मेडल्स और 5 टूर de फ्रांस टाइटल्स जीते। साइकिलिंग हिस्ट्री की सबसे कामयाब रन्स में से एक बन गई वो टीम। कमाल है, ये सब उन छोटी छोटी तब्दीलियों से। और यही है 1% रूल की पावर। अगर आप हिसाब लगाएं तो रोजाना 1% बेहतर होने का मतलब है साल के आखिर तक आप 37 गुना बेहतर हो सकते हैं। 37 गुना? हाँ। और इसके बरक्स यानी ऑपोजिट, रोज 1% खराब होने का मतलब है आप तकरीबन 0 पर पहुंच जाएंगे। आदतें जो हैं वो सेल्फ इम्प्रूवमेंट का कंपाउंड इंटरेस्ट है। कंपाउंड इंटरेस्ट, ये अच्छा एनालॉजी है। लेकिन यहाँ एक मसला भी आता है जिसका जिक्र क्लियर करते हैं। वो इसे कहते हैं प्लेटो ऑफ लेटेंट पोटेंशियल। मतलब शुरू में आप मेहनत करते हैं लेकिन रिजल्ट फौरन नजर नहीं आता। जैसे बर्फ है, वो 25, 26, 30 डिग्री तक पिघलती महसूस नहीं होती, फिर 32 पर एकदम पिघल जाती है। बिल्कुल। आदतों का असर भी ऐसे ही होता है, वो जमा होता रहता है अंदर ही अंदर, और फिर अचानक एक ब्रेक थ्रू मिलता है। लेकिन लोग अक्सर उस बीच के अरसे में, जिसे वो वैली ऑफ डिसअपॉइंटमेंट कहते हैं, उसी में हिम्मत हार जाते हैं। कहते हैं कुछ हो तो रहा नहीं। सही। वो बैम्बू ट्री की मिसाल भी देते हैं, जो पहले 5 साल जमीन के नीचे सिर्फ जड़ें, रूट्स फैलाता है
ऊपर कुछ नजर नहीं आता। कुछ भी नहीं। फिर सिर्फ 6 हफ्तों में 90 फीट ऊंचा हो जाता है। तो वो 5 साल की मेहनत जाया नहीं हुई थी, वो बेस बना रही थी। इसलिए सब्र, पेशेंस बहुत जरूरी है। पेशेंस, हाँ, ये मुश्किल काम है। फिर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट आता है, फॉरगेट अबाउट गोल्स, फोकस ऑन सिस्टम्स इंस्टेड। जी। गोल्स हैं आपके डिजायर्ड आउटकम्स, मसलन चैंपियनशिप जीतना, और सिस्टम्स हैं वो प्रोसेसेस जो आपको उन आउटकम्स तक ले जाते हैं, जैसे रोज प्रैक्टिस करना, डाइट प्लान फॉलो करना। क्लियर कहते हैं कि सिर्फ गोल्स पर फोकस करने में कुछ कुछ मसाइल हैं, प्रॉब्लम्स है। पहला तो ये कि जीतने वाले और हारने वाले दोनों के गोल्स अक्सर सेम होते हैं। अच्छा। हर ओलंपिक एथलीट गोल्ड जीतना चाहता है ना। फर्क सिस्टम का होता है, कौन बेहतर तैयारी करता है, कौन ज्यादा डिसिप्लिन से प्रैक्टिस करता है। दूसरा, गोल हासिल करना एक लम्हाती मोमेंटरी चेंज है। मसलन कमरा साफ करना एक गोल है। हाँ। लेकिन अगर आपने वो सिस्टम नहीं बदला जिसकी वजह से कमरा गंदा होता था, तो वो कुछ दिन में फिर गंदा हो जाएगा। आप सिम्टम को ट्रीट कर रहे हैं, कॉज को नहीं। सही कह रही हैं। तीसरा पॉइंट क्या था? तीसरा ये कि गोल्स खुशी को फ्यूचर पर टाल देते हैं। जब मैं ये गोल अचीव कर लूंगा तब खुश होंगी। और चौथा, गोल अचीव होने के बाद अक्सर मोटिवेशन खत्म हो जाती है। हाँ, जैसे मैराथन रनर रेस के बाद ट्रेनिंग बंद कर देता है। बिल्कुल। बिल वॉल्श का कोट है, द स्कोर टेक्स केयर ऑफ इटसेल्फ। यानी प्रोसेस सही रखो, स्कोर खुद बनेगा। सिस्टम पर फोकस करो। तो एटॉमिक हैबिट सिर्फ छोटी आदतें नहीं हैं, नहीं, बल्कि वो छोटी आदतें हैं जो एक बड़े सिस्टम का हिस्सा हैं, जैसे एटम्स मिलकर मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। खुलासा ये है कि सिस्टम्स पर फोकस करें, 1% बेहतरी की कंपाउंडिंग पावर को समझें और सब्र रखें। क्लियर का वो मशहूर कोट है, यू डो नॉट राइज टू द लेवल ऑफ योर गोल्स, यू फॉल टू द लेवल ऑफ योर सिस्टम्स। बहुत डीप बातें ये। वाकई ये बात तो सोचने पर मजबूर करती है। हम अक्सर गोल्स के पीछे भागते रहते हैं, जबकि शायद प्रोसेस पर फोकस करना ज्यादा जरूरी है। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। चैप्टर 2, हाउ योर हैबिट्स शेप योर आइडेंटिटी एंड वाइस वर्सा। जी। यहाँ सवाल है कि बुरी आदतें इतनी पक्की क्यों होती हैं और अच्छी बनाना मुश्किल क्यों? क्लियर कहते हैं, हम अक्सर गलत चीज बदलने की कोशिश करते हैं। वो बिहेवियर चेंज की 3 लेयर्स बताते हैं। हाँ, उन्होंने इसे प्याज अनियन की तरह समझाया है। सबसे बाहर की लेयर है आउटकम्स, यानी जो आपको मिलता है, रिजल्ट, वेट लॉस, बुक पब्लिश होना। राइट। उसके अंदर वाली लेयर है प्रोसेस, यानी जो आप करते हैं, आपकी हैबिट्स, आपके सिस्टम्स, जिम रूटीन, राइटिंग शेड्यूल। और सबसे अंदर कोर में है आइडेंटिटी, यानी आप अपने बारे में क्या बिलीव करते हैं, आपका सेल्फ इमेज, आपकी वर्ल्ड व्यूज। और हम लोग अक्सर बाहर से शुरू करते हैं, आउटकम से, मुझे 10 किलो वजन कम करना है। हाँ। लेकिन केलर कहते हैं ज्यादा पावरफुल अप्रोच है अंदर से शुरू करना, आइडेंटिटी से। फोकस इस पर हो कि आप क्या बनना चाहते हैं। वो सिगरेट वाली मिसाल बहुत अच्छी थी इसकी। अगर कोई सिगरेट छोड़ने की कोशिश कर रहा है और उसे कोई ऑफर करे और वो कहे नो थैंक्स, आई एम ट्राइंग टू क्विट, हाँ। तो वो अभी भी खुद को एक स्मोकर समझ रहा है जो बस कोशिश कर रहा है। लेकिन अगर वो कहता है नो थैंक्स, आई डोंट स्मोक, ये फर्क है। ये आइडेंटिटी शिफ्ट है। उसने अपनी शनाख्त, अपनी आइडेंटिटी बदल ली है। वो अब नॉन स्मोकर है। ये तो फैसिनेटिंग है। मतलब अगर आपका बिहेवियर आपकी आइडेंटिटी से मैच नहीं करता, तो वो आदत ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएगी। बिल्कुल। आप सेहतमंद होना चाहते हैं, लेकिन अगर आपकी आइडेंटिटी में ये शामिल है कि मैं तो एक सुस्त इंसान हूं, तो एक्सरसाइज रूटीन फॉलो करना बहुत मुश्किल होगा। आपकी पुरानी आइडेंटिटी आपके नए प्लान्स को सैबोटाज कर देगी। तो उसका हल क्या है? ब्रायन क्लार्क की कहानी, जिसे बचपन से नाखून चबाने, नेल बाइटिंग की आदत थी, इसको खूब वाज़े करती है। उसने पहली बार मैनिक्योर करवाया। अपने साफ सुथरे नाखून देखकर उसे उन पर प्राइड, फख्र महसूस हुआ। अच्छा। उस प्राइड ने उसकी आइडेंटिटी बदल दी। मैं वो इंसान हूं जिसके नाखून अच्छे हैं। उसके बाद उसने फिर कभी नाखून नहीं चबाए। विल पावर से नहीं रोका, आइडेंटिटी चेंज ने काम किया। तो असल बात ये हुई कि ट्रू बिहेवियर चेंज इज आइडेंटिटी चेंज। मकसद सिर्फ किताब पढ़ना नहीं, रीडर बनना है। एग्जैक्टली। इसके 2 स्टेप्स बताते हैं। पहला, फैसला करें कि आप किस किस्म के इंसान बनना चाहते हैं। आपके प्रिंसिपल्स, वैल्यूज क्या हैं।
दूसरा, छोटी छोटी कामयाबियों स्मॉल विन्स से खुद को ये बात साबित करें। साबित करें कैसे? हर एक्शन जो आप लेते हैं वो उस शख्स के लिए एक वोट है जो आप बनना चाहते हैं। वोट, ये इंटरेस्टिंग है। हाँ, एक बार किताब पढ़ने से आप फौरन रीडर नहीं बन जाते, लेकिन हर बार जब आप पढ़ते हैं आप रीडर होने के लिए एक वोट डाल रहे होते हैं। जब ये वोट्स जमा होते जाते हैं आपकी नई आइडेंटिटी का सबूत, एविडेंस मजबूत होता जाता है। अच्छा। क्लियर खुद कहते हैं वो पैदाइशी राइटर नहीं थे, रोज लिखने की आदत ने उन्हें राइटर बनाया। हर आर्टिकल एक वोट था। तो ये एक फीडबैक लूप है। आदतें आइडेंटिटी बनाती हैं और आइडेंटिटी फिर आदतों को रीएनफोर्स करती है। बिल्कुल। इसलिए फोकस इस पर होना चाहिए कि आप क्या बनना चाहते हैं, ना कि सिर्फ इस पर कि आप क्या हासिल करना चाहते हैं। आदतें उस बनने का जरिया है। ये आइडेंटिटी वाला कॉन्सेप्ट वाकई गेम चेंजर लगता है। अच्छा, अब आगे देखते हैं कि ये आदतें बनती कैसे हैं असल में। इन चैप्टर 3 हाउ टू बिल्ड बेटर हैबिट्स इन 4 सिंपल स्टेप्स। जी। इसकी शुरुआत वो 1898 के साइकोलॉजिस्ट एडवर्ड थॉर्नडाइक की एक्सपेरिमेंट से करते हैं, जिसमें उन्होंने बिल्लियों को, कैट्स को पजल बॉक्सेस में रखा था। हाँ, ये मशहूर एक्सपेरिमेंट है। इन बॉक्सेस से बाहर निकलने का एक ही रास्ता था, मसलन कोई लीवर दबाना या कोई रस्सी खींचना जिससे दरवाजा खुलता और बिल्ली को खाना मिलता था। तो बिल्लियां क्या करती थी? शुरू में तो बिल्लियां बेचारी इधर उधर हाथ पांव मारती थीं, रैंडम हरकतें करती थीं, लेकिन जब इत्तेफाकन उनसे वो लीवर दब जाता या रस्सी खिंच जाती तो वो आहिस्ता आहिस्ता सीखना शुरू कर देती थीं। बार बार ट्राई करने से बिल्लियों ने लिवर दबाने यानी एक्शन और बाहर निकलकर खाना मिलने यानी रिवॉर्ड के दरमियान लिंक समझ लिया। कुछ ट्रायल्स के बाद ये इतना ऑटोमेटिक हो गया कि बिल्ली को बॉक्स में डालते ही वो फौरन लिवर दबाकर बाहर निकल जाती। और थॉर्नडाइक ने इससे लॉ ऑफ इफेक्ट निकाला। जिन बिहेवियर्स के रिजल्ट्स सैटिस्फाइंग होते हैं वो रिपीट होते हैं, जिनके रिजल्ट्स अनप्लेजेंट होते हैं वो कम होते हैं। बहुत सिंपल। और हमारा दिमाग भी ऐसे ही काम करता है। बिल्कुल ऐसे ही। आदतें बुनियादी तौर पर हमारे एनवायरनमेंट में बार बार आने वाले मसाइल के रिलायबल सॉल्यूशंस हैं। दिमाग इन शॉर्टकट्स को याद कर लेता है ताकि हर बार सोचना ना पड़े। ये ट्रायल एंड एरर से सीखता है। इससे हमारी वो कॉग्निटिव लोड कम होती है। हाँ, दिमाग की एनर्जी बचती है दूसरे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम के लिए। जब कोई चीज आदत बन जाती है तो उस वक्त दिमाग की एक्टिविटी भी कम हो जाती है उस काम के दौरान। लेकिन कुछ लोग समझते हैं कि आदतें जिंदगी को बोरिंग बना देती हैं, आज़ादी, फ्रीडम छीन लेती हैं। हाँ, ये एक कॉमन मिसकंसेप्शन है, लेकिन क्लियर कहते हैं इसका उलट सच है। आदतें आज़ादी पैदा करती हैं। कैसे? देखें, जिन लोगों की फाइनेंशियल हैबिट्स खराब है वो पैसे की कमी की वजह से कम आज़ाद होते हैं। जिनकी हेल्थ हैबिट्स अच्छी नहीं, उनके पास एनर्जी कम होती है कुछ करने की। अच्छी आदतें बुनियादी चीज़ों को ऑटोमेट कर देती हैं, जिससे दिमाग को ज़्यादा क्रिएटिव, हायर लेवल थिंकिंग के लिए फुर्सत मिलती है। ये अच्छा पॉइंट है। तो आदत बनने का प्रोसेस क्या है फिर? वो 4 स्टेप्स क्या है? जी, क्लियर इसे 4 सिंपल स्टेप्स में बताते हैं। क्यों? ये वो ट्रिगर है जो बिहेवियर शुरू करता है। ये बताता है कि रिवॉर्ड करीब है। ओके। नंबर 2, क्रेविंग, ख्वाहिश। ये असल मोटिवेशन है। और ये याद रखें, आप आदत को नहीं बल्कि उससे मिलने वाली स्टेट चेंज को क्रेव करते हैं। आप सिगरेट नहीं, रिलीफ क्रेव करते हैं। टीवी नहीं, एंटरटेनमेंट क्रेव करते हैं। राइट, राइट। स्टेट चेंज। नंबर 3। नंबर 3, रिस्पॉन्स, रद्दे अमल। ये वो असल आदत है जो आप करते हैं, चाहे वो सोच हो या एक्शन। ये इस पर डिपेंड करता है कि आप कितने मोटिवेटेड हैं और वो काम कितना आसान या मुश्किल है। और आखिर में नंबर 4, रिवॉर्ड, इनाम। ये आदत का फाइनल गोल है। ये 2 काम करता है। एक तो क्रेविंग को सेटिस्फाई करता है, दूसरा दिमाग को सिखाता है कि ये एक्शन फ्यूचर में रिपीट करने के काबिल है या नहीं। ये फीडबैक लूप को कंप्लीट करता है। तो ये चारों मिलकर एक हैबिट लूप बनाते हैं। क्यू, क्रेविंग, रिस्पॉन्स, रिवॉर्ड। क्यू, और ये साइकिल चलता रहता है। जी हाँ, और इसे 2 फेजेस में भी बांटा जा सकता है। प्रॉब्लम फेज, क्यू और क्रेविंग, जब आपको एहसास होता है कुछ बदलना है, और सॉल्यूशन फेज, रिस्पॉन्स और रिवॉर्ड, जब आप एक्शन लेते हैं और रिजल्ट मिलता है।
मिसाल? जैसे फोन की नोटिफिकेशन, वो क्यों है? हाँ, फिर इन्फॉर्मेशन की क्रेविंग? फोन चेक करना रिस्पॉन्स है और इन्फॉर्मेशन मिल जाना रिवॉर्ड है। ये लूप बन गया। समझ गया। और इन्हीं 4 स्टेप्स की बुनियाद पर क्लेयर ने वो 4 लॉज ऑफ बिहेवियर चेंज दिए हैं। बिल्कुल, अच्छी आदत बनाने के लिए मेक इट ऑब्वियस, इशारे को वाज़े बनाओ। मेक इट अट्रैक्टिव, ख्वाहिश को पुरकशिश बनाओ। मेक इट ईजी, रादे अमल को आसान बनाओ। और चौथा लॉ, मेक इट सैटिस्फाइंग, इनाम को तस्कीन बख्श बनाओ। ऑब्वियस, अट्रैक्टिव, इजी, सेटिस्फाइंग, OAES। और बुरी आदत तोड़ने के लिए इनको बस उलट देना है। एग्जैक्टली। उनको इन्वर्ट कर दें। मेक इट इनविजिबल, इशारे को गायब कर दो। मेक इट अनअट्रैक्टिव, ख्वाहिश को नापसंदीदा बनाओ। मेक इट डिफिकल्ट, रद्दे अमल को मुश्किल बनाओ। और चौथा लॉ, मेक इट अनसेटिस्फाइंग, इनाम को गैर तस्कीन बख्श बनाओ। और चौथा लॉ, ये 4 लॉज ही दरअसल पूरी किताब का स्ट्रक्चर हैं। जबरदस्त। चले अब पहले कानून मेक इट ऑब्वियस को थोड़ा और एक्सप्लोर करते हैं, चैप्टर 4 द मैन हु डिडंट लुक राइट के जरिए। ये टाइटल एक किस्से से लिया गया है, आपने बताया था। हाँ, साइकोलॉजिस्ट गैरी क्लाइन ने एक पैरामेडिक की कहानी सुनाई थी। वो एक फैमिली फंक्शन में थी और उसने अपने ससुर फादर इन लॉ को देखा और फौरन बोली, आप ठीक नहीं लग रहे, फौरन हॉस्पिटल चलें। अच्छा, उन्हें कुछ हो रहा था? नहीं, ससुर बिल्कुल ठीक महसूस कर रहे थे, लेकिन पैरामेडिक ने इसरार किया। हॉस्पिटल में पता चला कि उनकी एक मेन आर्टरी ब्लॉक थी और वो फौरी हार्ट अटैक के खतरे में थे। उस पैरामेडिक की इंट्यूशन ने उनकी जान बचाई। लाशऊरी तौर पर उसने पहचान लिया। हाँ, वो खुद भी एक्सप्लेन नहीं कर सकती थी कि उसने क्या देखा था, लेकिन सालों के तजर्बे ने उसके दिमाग को लाशऊरी यानी सबकॉन्शियस तौर पर हार्ट पेशेंट के चेहरे पर ब्लड फ्लो के जो पैटर्न्स होते हैं उनको पहचानना सिखा दिया था। वाओ, ऐसी बहुत सी मिसालें हैं। मिलिट्री एनालिस्ट रेडार पर दुश्मन मिसाइल पहचान लेते हैं, म्यूजियम क्यूरेटर्स नकली आर्ट को पकड़ लेते हैं। ये सब क्यूज को लाशऊरी तौर पर पहचानने की मिसालें हैं। जी, हमारा दिमाग एक किस्म की प्रिडिक्शन मशीन है जो एक्सपीरियंस से सीखता है कि किस चीज पर तवज्जो देनी है और किसको इग्नोर करना है। मगर इसका डाउनसाइड क्या है? मसला ये है कि जब आदतें ऑटोमेटिक हो जाती हैं, हम उन पर गौर करना छोड़ देते हैं। वो नॉन कॉन्शियस हो जाती हैं। बिल्कुल, कार्ल युंग का कॉल है, जब तक आप लाशऊर को शऊर में नहीं लाते, वो आपकी जिंदगी को चलाएगा और आप उसे किस्मत कहेंगे। तो पहला कदम है अवेयरनेस। हमें अपनी आदतों से वाकिफ होना होगा, उनको शऊर में लाना होगा। वो जापानीज रेलवे वाली मिसाल। हाँ, पॉइंटिंग एंड कॉलिंग। ट्रेन ऑपरेटर्स हर इंपॉर्टेंट चीज, सिग्नल, स्पीड, टाइम की तरफ उंगली से इशारा करके ऊंची आवाज में बोलते हैं, सिग्नल इज ग्रीन। इससे गलतियां 85% और हादसा 30% कम हुए, क्योंकि ये लाशऊरी आदत को शऊरी सतह पर ले आता है। तो हम ये अपनी जिंदगी में कैसे कर सकते हैं? पॉइंटिंग एंड कॉलिंग? वो भी कर सकते हैं, लेकिन क्लेयर एक और एक्सरसाइज सुझाते हैं, हैबिट स्कोर कार्ड। अपनी रोजाना की आदतों की एक लिस्ट बनाएं, सुबह उठने से रात सोने तक। ओके, जैसे उठना, अलार्म बंद करना, फोन चेक करना, बाथरूम जाना, वजन करना, नहाना। हाँ, सब कुछ। फिर हर आदत के आगे निशान लगाएं, अच्छी आदत प्लस, बुरी आदत माइनस, या न्यूट्रल आदत इज इक्वल टू। अच्छा, या बुरा डिसाइड करने का मायार, क्राइटेरिया क्या होगा? सवाल ये है, क्या ये आदत लॉन्ग टर्म में आपके लिए फायदेमंद है और क्या ये आपकी डिजायर्ड आइडेंटिटी से मैच करती है? इस मश्क का मकसद सिर्फ अवेयरनेस है, खुद को जज करना नहीं, सिर्फ देखना कि आप करते क्या हैं। ये अच्छी एक्सरसाइज लग रही है। और अगर अवेयरनेस बढ़ानी हो तो पॉइंटिंग एंड कॉलिंग भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, मसलन अगर आप जंक फूड कम करना चाहते हैं और आप बैग उठा रहे हैं चिप्स का, तो ऊंची आवाज में बोलें, मैं ये चिप्स खाने वाला हूं, लेकिन मुझे इसकी जरूरत नहीं, ये मेरी सेहत के लिए अच्छा नहीं। इससे वो माइंडलेस एक्शन रुकता है और आपको सोचने का मौका मिलता है। ये अवेयरनेस वाला पॉइंट वाकई बहुत अहम है। अक्सर हम आधी चीजें तो बस ऑटो पायलट पर करते रहते हैं। अच्छा, अब चैप्टर 5 द बेस्ट वे टू स्टार्ट अ न्यू हैबिट में मेक इट ऑब्वियस को मजीद प्रैक्टिकल बनाया गया है। यहाँ 2001 की ब्रिटिश रिसर्च का जिक्र है एक्सरसाइज हैबिट्स पर। जी, उन्होंने लोगों को 3 ग्रुप्स में बांटा था। एक ग्रुप को सिर्फ कहा गया कि ट्रैक करें कितनी एक्सरसाइज करते हैं। दूसरे को मोटिवेशन दी गई, बेनिफिट्स बताए गए।
तीसरे ग्रुप को मोटिवेशन के साथ साथ एक स्पेसिफिक प्लान बनाने को कहा गया। वो कब और कहाँ एक्सरसाइज करेंगे। उन्हें एक जुमला कंप्लीट करना था। हाँ। During the next week, I will partake in at least 20 minutes of vigorous exercise on day, at time, in place. उन्हें दिन, वक्त और जगह लिखनी थी। और नतीजा क्या निकला? नतीजा बहुत क्लियर था। पहले 2 ग्रुप्स में सिर्फ 35 से 38% लोगों ने हफ्ते में कम से कम एक बार एक्सरसाइज की। लेकिन तीसरे ग्रुप में, जिन्होंने प्लान बनाया था, 91% लोगों ने एक्सरसाइज की। 91% सिर्फ प्लान लिखने से? जी, ये प्लान कहलाता है इम्प्लीमेंटेशन इंटेंशन। पहले से डिसाइड करना कि कब और कहाँ एक्शन लेना है। फॉर्मेट क्या है इसका? सिंपल। फॉर्मेट सिंपल है। आई विल, बिहेवियर, एट टाइम, इन लोकेशन। जैसे मैं रोज सुबह 7 बजे किचन में 1 मिनट मेडिटेशन करूंगा, या मैं हर वेड फ्राइडे शाम 6 बजे अपने लिविंग रूम में 20 पुशअप्स करूंगा। ये टाइम और लोकेशन स्पेसिफाई करने से आदत ऑब्वियस बन जाती है दिमाग के लिए। क्लियर कहते हैं अक्सर मोटिवेशन की कमी नहीं होती, क्लैरिटी की कमी होती है। इम्प्लीमेंटेशन इंटेंशन एम्बिग्विटी खत्म करता है। सही। इसी से मिलती जुलती एक और जबरदस्त टेक्निक है हैबिट स्टैकिंग। इसकी वजाहत के लिए वो फ्रेंच फिलोसोफर डेनिस डिड्रो की कहानी सुनाते हैं। उसे एक दोस्त से एक खूबसूरत लाल रंग का रोब, चोगा, तोहफे में मिला। अच्छा। वो रोब इतना शानदार था कि डिड्रो को लगा अब उसके कमरे की बाकी पुरानी चीजें, फर्नीचर वगैरह उसके साथ जच नहीं रहीं। फिर उसने एक के बाद एक नई चीजें खरीदना शुरू कर दी। नया कारपेट, नए पर्दे, नई कुर्सी। मतलब एक चीज ने दूसरी चीजों की चेन रिएक्शन शुरू कर दी। इसे डिड्रो इफेक्ट कहते हैं। एक आदत दूसरी को ट्रिगर करती है। हम भी ऐसे ही करते हैं। फोन चेक करते हैं तो फिर सोशल मीडिया खोल लेते हैं, फिर ईमेल। हाँ, ये होता है। तो हैबिट स्टैकिंग क्या है? हैबिट स्टैकिंग इसी प्रिंसिपल को पॉजिटिव तरीके से इस्तेमाल करता है। आप अपनी नई आदत को अपनी किसी मौजूदा आदत के साथ जोड़ देते हैं। मौजूदा आदत नई आदत के लिए क्यू बन जाती है। इसका फॉर्मूला है आफ्टर करंट हैबिट आई विल न्यू हैबिट। मिसाल? जैसे सुबह कॉफी का कप बनाने के बाद करंट हैबिट मैं 1 मिनट मेडिटेट करूंगा, न्यू हैबिट। या ऑफिस से आकर शूज उतारने के बाद करंट हैबिट मैं फौरन वर्कआउट क्लोथ्स पहन लूंगा, न्यू हैबिट। अच्छा, मौजूदा आदत को ट्रिगर बना लिया। जी, इसके लिए जरूरी है कि आप अपनी मौजूदा आदतों से वाकिफ हों। हैबिट स्कोर कार्ड यहां काम आता है। और सही क्यू चुनें जो बिल्कुल स्पेसिफिक हो और रोज होता हो। अगर आदत रोज करनी है, ये नहीं कहना कि लंच के बाद, बल्कि जब लंच खत्म करके प्लेट सिंक में रखूंगी तब। स्पेसिफिक होना जरूरी है। इम्प्लीमेंटेशन इंटेंशंस और हैबिट स्टैकिंग, ये दोनों पहले कानून मेक इट ऑब्वियस को एक्शन में लाने के बहुत कॉन्क्रीट प्रैक्टिकल तरीके हैं। जी बिल्कुल। अच्छा, अब आते हैं आज के लिए आखिरी सेक्शन पर, चैप्टर 6, मोटिवेशन इज ओवररेटेड, ऑफन एनवायरनमेंट मैटर्स मोर। ये भी मेक इट ऑब्वियस से ही जुड़ा है, लेकिन इसका फोकस माहौल, एनवायरनमेंट पर है। हाँ, वो हॉस्पिटल कैंटीन वाली रिसर्च याद है एन थॉर्नडाइक की? हाँ, पानी और सोडा वाली। जी, उन्होंने लोगों को लेक्चर नहीं दिया कि पानी पियो, सोडा मत पियो। उन्होंने सिर्फ कैंटीन में ड्रिंक्स की प्लेसमेंट बदली। कैश रजिस्टर के पास जो पहले सिर्फ सोडा रेफ्रिजरेटर्स थे, वहां पानी की बॉटल्स भी रख दी और दूसरी जगहों पर भी पानी की बास्केट्स रख दी। बस इतना किया। और इस मामूली सी तब्दीली का नतीजा ये था कि सोडा सेल्स 11% कम हो गई और वाटर सेल्स तकरीबन 26% बढ़ गई। वाओ, बगैर कुछ कहे। बगैर कुछ कहे। ये दिखाता है कि हमारा माहौल, हमारा एनवायरनमेंट हमारे फैसलों पर कितना असरअंदाज होता है। अक्सर हमें पता भी नहीं चलता। हम सोचते हैं हम कॉन्शियस चॉइस कर रहे हैं, लेकिन अक्सर हम वो ही ऑप्शन चूज करते हैं जो सबसे ज्यादा ऑब्वियस या सामने होता है। वो कर्ट लिविंग का फॉर्मूला था ना, बिहेवियर इज अ फंक्शन ऑफ द पर्सन इन देयर एनवायरनमेंट, B=FPE। बिल्कुल। और रिटेलर्स, दुकान वाले इस बात को खूब समझते हैं। सुपरमार्केट में आई लेवल पर रखी चीजें हमेशा ज्यादा बिकती हैं। हाँ। आइल के एंड पर लगे डिस्प्लेज, एंड कैप्स इतने प्रॉफिटेबल क्यों होते हैं? क्योंकि वो बहुत ऑब्वियस होते हैं।
जो चीज नजर आएगी वो इस्तेमाल होगी, वो खरीदी जाएगी। और हमारे सेंसेस में सबसे डोमिनेंट सेंस विजन, बसारत है। हमारे दिमाग का बहुत बड़ा हिस्सा विजुअल प्रोसेसिंग के लिए ही डेडिकेटेड है। जी, इसलिए विजुअल क्यूज हमारे बिहेवियर पर सबसे ज्यादा असर डालते हैं। माहौल में छोटी सी विजुअल तब्दीली हमारे एक्शंस में बड़ी तब्दीली ला सकती है। तो अच्छी खबर ये है कि हम अपने माहौल के सिर्फ विक्टिम नहीं हैं, हम उसके आर्किटेक्ट, मामार बन सकते हैं। एग्जैक्टली, हम डिजाइन कर सकते हैं। हॉलैंड में एनर्जी क्राइसिस के दौरान रिसर्च हुई। जिन घरों में बिजली का मीटर बेसमेंट के बजाय मेन हॉलवे में लगा था, जहां नजर आता था, हाँ, वहां लोग 30% कम बिजली इस्तेमाल करते थे। क्यों? क्योंकि उनका कंजम्पशन उनके सामने ऑब्वियस था। उन्हें नजर आ रहा था कितनी बिजली खर्च हो रही है। तो इसका प्रैक्टिकल मतलब क्या हुआ हमारे लिए? हम अपने एनवायरनमेंट को कैसे डिजाइन करें? सिंपल, जिस आदत को अपनाना है उसके क्यू को अपने माहौल में प्रोमिनेंट जगह दें, वाजे बनाएं। रोज रात को फ्लॉस करना याद रखना है, फ्लॉस को टूथब्रश के बिल्कुल साथ सामने रखें। ठीक। गिटार ज्यादा बजाना है, उसे केस में बंद रखने के बजाय लिविंग रूम के सेंटर में स्टैंड पर रखें। ज्यादा पानी पीना है, सुबह ही पानी की बॉटल्स भरकर घर या ऑफिस में ऐसी जगहों पर रख दें जहां नजर पड़ती रहे। क्लियर ने अपनी मिसाल दी थी ना, सेब वाली, एप्पल्स वाली। हाँ, वो सेहतमंद खाना चाहते थे, लेकिन सेब, एप्पल्स फ्रिज के नीचे वाले ड्रॉर में पड़े रहते थे और वो भूल जाते थे। फिर उन्होंने एक बड़ा सा बोल खरीदा और उसे किचन काउंटर के बीच में रख दिया और सेब उसमें भर दिए। नजर आने लगे, नतीजा वो रोज सेब खाने लगे। सिर्फ क्यू को ऑब्वियस बनाया। और ये क्यूज सिर्फ इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट्स नहीं होते, पूरा कॉन्टेक्स्ट, पूरी जगह भी क्यू बन सकती है। बिल्कुल, हम मुख्तलिफ जगहों, लोकेशंस से मुख्तलिफ आदतें एसोसिएट कर लेते हैं। ऑफिस काम के लिए है, सोफा टीवी देखने के लिए है। हर कॉन्टेक्स्ट एक स्पेसिफिक बिहेवियर को ट्रिगर करता है। इसका एक फायदा ये है कि शायद नई आदत शुरू करने के लिए नई जगह अक्सर बेहतर होती है, क्योंकि वहाँ पुराने ट्रिगर्स नहीं होते। हाँ, ये मुमकिन है। और अगर जगह नहीं बदल सकते तो अपनी मौजूदा स्पेस को रीडिफाइन करने की कोशिश करें। तो मतलब ये हुआ कि जिन लोगों में हमें ज्यादा सेल्फ कंट्रोल नजर आता है, वो शायद विल पावर के चैंपियन नहीं है, बल्कि उन्होंने अपना माहौल बड़ा स्मार्ट तरीके से डिजाइन किया हुआ है। वो खुद को टेम्पटेशन से बचा कर रखते हैं। बिल्कुल ठीक। वो डिसिप्लिन्ड लोग नहीं, वो डिसिप्लिन्ड माहौल वाले लोग हैं। इस बात का सबसे बड़ा सबक यही है कि बुरी आदत तोड़ने का सबसे मौसर तरीका है कि उसकी क्यू को, उसके ट्रिगर को खत्म कर दें या कम कर दें। मेक इट इनविजिबल। टेम्पटेशन से लड़ना मुश्किल है, उसे सामने ही ना आने देना कहीं ज्यादा आसान है। यानी फोन को दूसरे कमरे में रख देना ताकि काम पर फोकस रहे, या घर में जंक फूड लाना ही नहीं। बहुत प्रैक्टिकल बात है। ठीक है, तो बुरी आदत को इनविजिबल बनाना, ये हो गया पहला कदम। अब आते हैं चैप्टर 8 पर, हाउ टू मेक अ हैबिट इररेजिस्टिबल। ये दूसरे कानून, मेक इट अट्रैक्टिव के बारे में है। जी हाँ। ये बाब एक कॉन्सेप्ट से शुरू होता है जिसे सुपर नॉर्मल स्टिम्युलाई कहते हैं। निको टिनबर्गन की एक तहकीक थी हेरिंग गर्ल्स पर। अच्छा। उनके बच्चे अपनी माँ की चोंच पर एक सुर्ख नुक्ता देखकर खाना मांगते हैं। टिनबर्गन ने क्या किया कि मसनूई चोंचें बनाईं जिन पर या तो नुक्ता बड़ा था या ज्यादा सुर्ख था। तो बच्चों ने उन मसनूई चोंचों पर और भी ज्यादा शिद्दत से चोंच मारना शुरू कर दी। यानी हकीकत का एक एग्जैजरेटेड वर्जन, एक मुबालगा आमेज वर्जन ज्यादा अट्रैक्टिव हो सकता है। क्या ये हम इंसानों पर भी लागू होता है? बिल्कुल होता है। जंक फूड देख लें, हमारा दिमाग नमक, चीनी, चिकनाई को पसंद करने के लिए बना है। फूड इंडस्ट्री इसी चीज़ का फ़ायदा उठाकर ऐसी चीज़ें बनाती है जो कुदरती खाने से कहीं ज़्यादा रिवॉर्डिंग लगती हैं। ओह हाँ। इसी तरह सोशल मीडिया के लाइक्स, इश्तहारात में जो गैर हकीकी जिंदगियां दिखाई जाती हैं, ये सब सुपर नॉर्मल स्टिमुलाई हैं। और ये जो अट्रैक्शन है, इसका ताल्लुक डोपामीन से है, ठीक है? वो केमिकल जो हमें अच्छा महसूस कराता है। जी, लेकिन सिर्फ महसूस कराने से नहीं, उसकी तवक्को, एंटिसिपेशन से भी। ओल्ड्स और मिलर के चूहों पर तजुर्बात थे। उन्होंने दिखाया कि अगर डोपामीन ना हो तो ख्वाहिश, डिज़ायर ख़त्म हो जाती है, और ख्वाहिश ना हो तो अमल भी नहीं होता। अच्छा। तो आदतें दरअसल डोपामीन ड्रिवन फीडबैक लूप्स हैं। हमें रिवॉर्ड की एंटिसिपेशन, उसकी उम्मीद, अमल पर उकसाती है, खुद रिवॉर्ड इतना नहीं।
तो फिर आदत को अट्रैक्टिव बनाने के लिए क्या करें? एक बड़ी कारआमद टेक्निक है टेम्पटेशन बंडलिंग। टेम्पटेशन बंडलिंग, ये क्या है? इसमें आप एक ऐसी चीज जो आप करना चाहते हैं, मतलब वांट टू डू, उसे एक ऐसी चीज के साथ जोड़ देते हैं जो आपको करनी चाहिए, यानी नीड टू डू। अच्छा, जैसे वो रोनन बर्न की मिसाल थी जिसने नेटफ्लिक्स देखने को एक्सरसाइज बाइक चलाने से जोड़ दिया था कि नेटफ्लिक्स तभी चलेगा जब वो पेडल चलाएगा। बिल्कुल वही। या आप इसे हैबिट स्टैकिंग के साथ मिला सकते हैं। फॉर्मूला कुछ यूं बनेगा, मेरी मौजूदा आदत के बाद मैं वो आदत जो मुझे चाहिए करूंगी, वो आदत जो मुझे चाहिए के बाद मैं वो आदत जो मैं चाहता हूं करूंगा। मिसाल? जैसे दोपहर के खाने के बाद मैं क्लाइंट को कॉल करूंगा, ये नीड है। क्लाइंट को कॉल करने के बाद मैं 10 मिनट ESPN देखूंगा, ये वांट है। इस तरह वो जरूरी काम करना थोड़ा आसान हो जाता है। ये टेम्पटेशन बंडलिंग तो वाकई जबरदस्त लग रही है। चलें अब चैप्टर 9 की तरफ चलते हैं, द रोल ऑफ फैमिली एंड फ्रेंड्स इन शेपिंग योर हैबिट्स। ये बाब लाज़लो पोलगार की कहानी से शुरू होता है। हंगरी के थे। उन्होंने फैसला किया कि वो अपनी 3 बेटियों को शतरंज का आलमी चैंपियन बनाएंगे, ये साबित करने के लिए कि जीनियस पैदा नहीं होते, बनाए जाते हैं। वाह, और वो कामयाब हुए? जी हाँ, तीनों बेटियां ग्रैंड मास्टर्स बनी। कमाल है। लेकिन इसका हमारी आदत से क्या ताल्लुक? ताल्लुक ये है कि पोलगार बहनें एक ऐसे माहौल, एक ऐसे कल्चर में पली बढ़ी जहां शतरंज को बहुत इज्जत दी जाती थी, उसे बहुत इम्पोर्टेंस हासिल थी। तो उनके लिए शतरंज खेलना एक नॉर्मल और अट्रैक्टिव चीज बन गई। हाँ। ये दिखाता है कि हम जिस समाजी माहौल में रहते हैं, वहाँ की जो नॉर्मल आदत होती हैं वही हमारे लिए सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव होती हैं। क्योंकि हम समाजी मखलूक हैं, अपने ग्रुप का, अपने कबीले का हिस्सा बनना चाहते हैं। बिल्कुल। हम लाशौरी तौर पर अपने आसपास के लोगों की नकल करते हैं, खास तौर पर 3 ग्रोहों की। पहला, द क्लोज, यानी करीबी लोग, फैमिली, दोस्त, साथ काम करने वाले। उनकी आदतें हम पर असर करती हैं, अच्छी भी, बुरी भी। अच्छा, जैसे वो तहकीक है कि अगर आपका कोई करीबी दोस्त मोटा हो जाए तो आपके मोटे होने का इम्कान भी बढ़ जाता है। जी हाँ, 57% तक। दूसरा ग्रोह है द मेनी, यानी अक्सरियत। हम वही करते हैं जो सब कर रहे होते हैं। सॉलमन ऐश के तजुर्बात थे ना, वो लाइनों वाले, कन्फॉर्मिटी पर। हाँ हाँ, याद आया। और तीसरा ग्रोह है द पावरफुल, यानी बाअसर लोग। हम उनकी नकल करते हैं जिन्हें हम कामयाब समझते हैं, जिनकी इज्जत होती है, क्योंकि हमें भी वैसी ही स्टेटस चाहिए। तो इसका मतलब है कि अगर कोई अच्छी आदत अपनानी है तो एक मौसर तरीका ये हो सकता है कि ऐसे ग्रुप या कल्चर का हिस्सा बन जाए जहां वो आदत पहले से ही नॉर्मल हो और उसकी कदर की जाती हो। यकीनन, अगर आप ज्यादा फिट होना चाहते हैं तो ऐसे लोगों से दोस्ती करें जो फिटनेस को अहमियत देते हों। किताबें पढ़नी हैं तो बुक क्लब ज्वाइन कर लें। शेयर्ड आइडेंटिटी बहुत ताकतवर चीज है। ये समाजी असरात, सोशल नॉर्म्स वाकई बहुत गहरे हैं। अब आते हैं चैप्टर 10 पर, हाउ टू फाइंड एंड फिक्स द कॉजेज ऑफ योर बैड हैबिट्स। ये दूसरे कानून मेक इट अनअट्रैक्टिव का उलट है। जी, इस बाब में एलन कार की किताब इजी वे टू स्टॉप स्मोकिंग का जिक्र है। बड़ी मशहूर किताब है, लाखों लोगों ने इससे सिगरेट छोड़ी है। कार का तरीका ये है कि सिगरेट से जुड़ी हर मुस्बत सोच को, हर परसेप्शन को चैलेंज किया जाए। यानी सिगरेट पीने के जो फायदे सोचे जाते हैं उन्हें रीफ्रेम करना। बिल्कुल। कार कहता है कि आप सिगरेट छोड़कर कुछ खो नहीं रहे, क्योंकि सिगरेट आपको कुछ देती ही नहीं। ये आपको रिलैक्स नहीं करती, ये आपके आसाब को तबाह करती है। ये आपको कॉन्फिडेंस नहीं देती, ये आपकी खुद एतमादी छीन लेती है। गरज ये कि सिगरेट से जुड़ी हर कशिश को खत्म कर दो, उसे अनअट्रैक्टिव बना दो। और ये सिर्फ सिगरेट तक महदूद नहीं होगा ना? नहीं, ये हर बुरी आदत पर लागू होता है। देखें, हर आदत के पीछे एक सरफेस लेवल क्रेविंग होती है, एक सतही ख्वाहिश। लेकिन इसकी जड़ में कोई गहरी, बुनियादी इंसानी ज़रूरत, कोई अंडरलाइंग मोटिव होता है। जैसे सोशल मीडिया बार बार चेक करने की ख्वाहिश, उसके पीछे दूसरों से जुड़ने की, कनेक्शन की, या समाजी कबूलियत, सोशल एक्सेप्टेंस की ज़रूरत हो सकती है। तो बुरी आदत को अनअट्रैक्टिव बनाने का एक तरीका ये है कि हम समझें कि ये हमारी इस बुनियादी ज़रूरत को गलत तरीके से या गैर सेहतमंद तरीके से पूरा कर रही है। जी हाँ, और फिर उस ज़रूरत को पूरा करने का कोई बेहतर, मुस्बत तरीका तलाश करें। और साथ ही इस आदत से जुड़ी मुस्बत सोच को मनफी में बदलना है। बिल्कुल। जैसे मुझे वर्जिश करनी पड़ेगी,
ये एक बोझ लगता है ना, इसकी बजाय सोचें, मुझे वर्जिश करने का मौका मिल रहा है ताकि मैं सेहतमंद रह सकूं। ये माइंडसेट शिफ्ट बहुत फर्क डालता है। अच्छा। आप एक मोटिवेशन रिचुअल भी बना सकते हैं। किसी मुश्किल आदत से पहले कोई ऐसा काम करना जो आप इंजॉय करते हों, ताकि आपका दिमाग उस मुश्किल आदत को इस अच्छी फीलिंग के साथ जोड़े। यानी रवैये के पीछे की वजह समझना और उसके बारे में अपनी सोच बदलना। जबरदस्त। अब चैप्टर 11, वॉक स्लोली बट नेवर बैकवर्ड। ये तीसरे कानून मेक इट इजी का आगाज है। ये बाब जेरी यूएल्समैन की फोटोग्राफी क्लास की एक मशहूर कहानी से शुरू होता है। उन्होंने क्लास को 2 ग्रुप्स में बांटा। एक क्वालिटी ग्रुप, जिन्हें पूरे सेमेस्टर में बस एक बेहतरीन परफेक्ट तस्वीर बनानी थी। और दूसरा क्वांटिटी ग्रुप, उन्हें 100 तस्वीरें जमा करानी थी और उनका ग्रेड सिर्फ तादाद पर निर्भर करता था, क्वालिटी पर नहीं। अच्छा, तो नतीजा क्या निकला? यकीनन क्वालिटी ग्रुप ने बेहतरीन तस्वीर बनाई होगी। नहीं, हैरानंगेज तौर पर बेहतरीन तस्वीरें क्वांटिटी ग्रुप ने बनाई। है? वो कैसे? बिल्कुल ठीक, क्योंकि वो सारा सेमेस्टर मुसलसल तस्वीर खींचते रहे, तजर्बे करते रहे, गलतियां की, उनसे सीखा और बेहतर होते गए। जबकि क्वालिटी ग्रुप, वो ज्यादातर परफेक्शन के बारे में सोचता ही रह गया, प्लानिंग करता रह गया। ये तो मोशन और एक्शन का फर्क हो गया। क्वालिटी ग्रुप मोशन में फंसा रहा, यानी सोचो विचार में, जबकि क्वांटिटी ग्रुप एक्शन में था, यानी अमल में। बिल्कुल ठीक। हम अक्सर सीखने, प्लानिंग और तैयारी यानी मोशन में इतना वक्त लगा देते हैं कि असल काम, एक्शन शुरू ही नहीं कर पाते। आदत बनाने के लिए परफेक्शन जरूरी नहीं, रेपिटेशन चाहिए। बस शुरू करें और बार बार करें। डू द रेप्स। और ये रेपिटेशन दिमाग पर कैसे असर डालती है? जब आप कोई काम बार बार करते हैं तो आपके दिमाग के न्यूरॉन्स के दरमियान कनेक्शन मजबूत होते जाते हैं। इसे हेब्स लॉ कहते हैं, न्यूरॉन्स दैट फायर टुगेदर वायर टुगेदर। आहिस्ता आहिस्ता वो अमल कम मेहनत वाला और ज्यादा खुदकार, ऑटोमेटिक बन जाता है। यानी आदत वक्त से नहीं बनती, तिकरार से बनती है, फ्रीक्वेंसी से। बिल्कुल। सवाल ये नहीं कि कितना वक्त लगेगा, सवाल ये है कि कितनी बार करना पड़ेगा। तो इस बाब का खुलासा ये है कि शुरू करें, बार बार करें और इसे आसान बनाएं। जी हाँ, आदत बनाने के लिए मश्क चाहिए, और मश्क तभी होगी जब वो आसान हो। और ये हमें अगले बाब पर ले जाता है। चैप्टर 12, द लॉ ऑफ लीस्ट एफर्ट, कम से कम कोशिश का कानून। ये बाब जेरेड डायमंड की किताब गन्स, जर्म्स एंड स्टील का हवाला देता है। वो बताते हैं कि यूरेशिया यानी एशिया और यूरोप शर्कन गरबन ज्यादा फैला हुआ है, जबकि अमेरिका और अफ्रीका शुमालन जनूबन ज्यादा लंबे हैं। इस ज्योग्राफियाई फर्क का आदात से क्या ताल्लुक? ताल्लुक ये है कि एक ही लैटिट्यूड पर यानी शर्कन गरबन मौसम और माहौल ज्यादातर एक जैसा रहता है। इसलिए ज़राअत, टेक्नोलॉजी वगैरह यूरेशिया में ज्यादा तेजी से फैलें, क्योंकि वहां सफर करना और चीजों को अपनाना आसान था। अच्छा। जबकि शुमालन जनूबन सफर करने में मौसम बदल जाता है, जिससे फैलाव में रुकावट, फ्रिक्शन आती है। यह कुदरती तौर पर कम से कम कोशिश के कानून की मिसाल है। यानी इंसान फितरतन आसान रास्ता इख्तियार करता है, कम से कम मेहनत वाला। बिल्कुल। हमारा दिमाग तवानाई बचाने के लिए बना है। जिस काम में ज्यादा मेहनत लगेगी, ज्यादा फ्रिक्शन होगी, उसके होने का इम्कान कम है। यही वजह है कि फोन स्क्रॉलिंग जैसी आसान आदतें इतनी जल्दी पड़ जाती हैं। तो अच्छी आदत अपनाने के लिए हमें इनके रास्ते की फ्रिक्शन कम करनी होगी। जी, मकसद ये है कि अच्छी आदत को इतना आसान बना दिया जाए कि ऐसे ना करने से ज्यादा आसान करना लगे। अपने माहौल को डिजाइन करें, एनवायरनमेंट डिजाइन करें। जैसे अगर रोज जिम जाना है तो ऐसा जिम चुनें जो रास्ते में पड़ता हो। सेहतमंद खाना है तो फल सामने रखें, जंक फूड छुपा दें। वो जापानी कंपनियों की लीन प्रोडक्शन वाली मिसाल भी इसी तरह की है। काम की जगह से हर किस्म की रुकावट यानी वेस्ट या फ्रिक्शन खत्म करना। जी बिल्कुल। एक और कारामद टेक्निक है प्राइम द एनवायरनमेंट, मतलब माहौल को अगले अमल के लिए पहले से तैयार रखना। अच्छा, जैसे रात को ही अगले दिन के वर्जिश के कपड़े निकाल कर रख लेना, या सुबह के नाश्ते का सामान रात को तैयार कर लेना। बिल्कुल। इससे अगला कदम उठाना आसान हो जाता है। प्रोएक्टिव लेजीनेस कह लें इसे। और बुरी आदत के लिए उसका उल्टा करना है।
फ्रिक्शन बढ़ा देनी है, जैसे टीवी का प्लग निकाल देना या फोन को दूसरे कमरे में चार्ज पे लगाना। जी, छोटी सी रुकावट भी बड़ा फर्क डाल सकती है। ये मेक इट इजी का असूल वाकई बहुत ताकतवर है। अब चैप्टर 13, हाउ टू स्टॉप प्रोक्रास्टिनेटिंग बाय यूजिंग द 2 मिनट रूल। 2 मिनट का असूल, ये क्या चीज है? ये बाब मशहूर डांसर ट्वाइला थार्प की मिसाल से शुरू होता है। उनकी रोजाना वर्जिश की आदत का जो रिचुअल था, उसका पहला कदम जिम जाना नहीं था। तो क्या था? सिर्फ तैयार होकर घर से बाहर निकलकर टैक्सी पकड़ना, बस। टैक्सी पकड़ना? इससे वर्जिश की आदत कैसे बनी? क्योंकि ये पहला कदम था, एक गेटवे हैबिट। ये इतना आसान था कि इसे छोड़ने का बहाना ही नहीं था। एक बार वो टैक्सी में बैठ गईं, तो जिम जाना अगला लॉजिकल कदम था। 2 मिनट रूल यही कहता है, जब आप कोई नई आदत शुरू करें तो इसे करने में 2 मिनट से कम लगने चाहिए। अच्छा, यानी आदत को उसके सबसे छोटे, सबसे आसान वर्जन से शुरू करें। बिल्कुल। रोज 1 घंटा पढ़ना बहुत मुश्किल लग सकता है। इसकी बजाय शुरू करें रोज 1 सफ़ा पढ़ना से। 30 मिनट योगा की बजाय योगा मैट बिछाना। 3 मील दौड़ने की बजाय सिर्फ जूते पहनना। मकसद सिर्फ शुरुआत को आसान बनाना है। जी, एक बार आपने शुरू कर दिया तो मोमेंटम बन जाता है। जारी रखना आसान होता है। लेकिन क्या सिर्फ 2 मिनट करने से कोई फायदा होगा? असल मकसद तो शायद पूरा नहीं होगा। देखें, शुरू में असल मकसद काम मुकम्मल करना नहीं है। असल मकसद है हाजिर होने की आदत डालना, शोइंग अप। पहले आदत को कायम करें, उसे स्टैंडर्डाइज करें, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसे बेहतर बनाएं, ऑप्टिमाइज करें। अच्छा, यानी पहले कंसिस्टेंसी, फिर इंटेंसिटी। बिल्कुल। जब आप रोज शो अप करने लगते हैं तो वो 2 मिनट खुद ब खुद बढ़ भी सकते हैं। और अगर ना भी बढ़ें तो कुछ न करने से 2 मिनट करना फिर भी बेहतर है। ये आपकी आइडेंटिटी को भी मजबूत करता है कि मैं वो शख्स हूं जो वर्कआउट मिस नहीं करता। ये प्रोक्रेस्टिनेशन को हराने का वाकई जबरदस्त तरीका लगता है। अब चलते हैं चैप्टर 14, हाउ टू मेक गुड हैबिट्स इनएविटेबल एंड बैड हैबिट्स इम्पॉसिबल। ये तीसरे कानून का उलट है, मेक इट डिफिकल्ट। ये बाब विक्टर ह्यूगो की कहानी से शुरू होता है। मशहूर मुसन्निफ थे। उन्हें एक किताब लिखने की डेडलाइन मिली थी, लेकिन वो टाल मटोल कर रहे थे। अच्छा, तो उन्होंने क्या किया? आखिरकार उन्होंने अपने सारे कपड़े अपने असिस्टेंट से कहकर लॉक करवा दिए, ताकि वो घर से बाहर जा ही ना सकें और उन्हें मजबूरन मेज पर बैठकर लिखना पड़े। हैं? यानी उन्होंने जानबूझकर अपने लिए मुश्किल पैदा की ताकि वो गलत काम ना कर सके? जी, उसे कहते हैं कमिटमेंट डिवाइस। ये हाल में किया गया एक ऐसा फैसला है जो आपके मुस्तकबिल के रवैये को कंट्रोल करता है। ये आपको अच्छी आदतों से बांध देता है और बुरी आदतों से रोकता है। और मिसालें? जैसे खाने को छोटे पैकेट्स में खरीदना ताकि आप ज़्यादा ना खा सकें, या इंटरनेट का इस्तेमाल कम करने के लिए किसी वेबसाइट ब्लॉकर या आउटलेट टाइमर का इस्तेमाल करना। और इससे भी ज्यादा मुअस्सर तरीका क्या हो सकता है? वो है ऑटोमेशन, यानी टेक्नोलॉजी या किसी सिस्टम का इस्तेमाल करके अच्छी आदत को खुदकार इनएविटेबल बना देना और बुरी आदत को नामुमकिन इम्पॉसिबल बना देना। जैसे ऑटोमेटिक बिल पेमेंट सेट करना या तनख्वाह आते ही खुद ब खुद कुछ रकम सेविंग्स अकाउंट में मुंतकिल हो जाना। जॉन हेनरी पैटरसन की कैश रजिस्टर वाली मिसाल भी जबरदस्त है। उसने मुलाजमीन के लिए चोरी करना तकरीबन नामुमकिन बना दिया था। किताब में वन टाइम चॉइसेस की भी बात है, जो बार बार फायदा देती हैं। जी, ये बहुत अहम है। ऐसे फैसले जो आप एक बार करते हैं लेकिन उनका फायदा आपको लंबे अरसे तक मिलता रहता है। जैसे एक अच्छा मैट्रेस खरीदना बेहतर नींद के लिए, घर में वाटर फिल्टर लगवाना, ब्लैकआउट पर्दे इस्तेमाल करना, गैर ज़रूरी ईमेल से अनसब्सक्राइब करना, फ़ोन पर नोटिफिकेशंस बंद करना। ये सब वन टाइम डिसीजंस हैं जो फ्रिक्शन कम करते हैं या टेम्पटेशंस हटाते हैं। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल यहाँ बहुत कारआमद हो सकता है, लेकिन इसका मनफी पहलू भी है। बिल्कुल है। टेक्नोलॉजी ने बिंज वॉचिंग या सोशल मीडिया की लत को बहुत आसान बना दिया है। मुसन्निफ ने एक स्ट्रैटेजी इस्तेमाल की थी। वो हर हफ्ते अपना सोशल मीडिया पासवर्ड रीसेट करवा लेते थे, जिससे लॉगिन करना मुश्किल हो जाता था। अच्छा, इससे उन्हें अंदाजा हुआ कि उन्हें सोशल मीडिया की इतनी ज़रूरत नहीं थी जितनी लगती थी। मकसद यह है कि टेक्नोलॉजी को अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करें, अपने खिलाफ नहीं। जबरदस्त। कमिटमेंट डिवाइसेस और ऑटोमेशन वाकई ताकतवर लग रहे हैं। अब चैप्टर 15, द कार्डिनल रूल ऑफ बिहेवियर चेंज। ये चौथा कानून है, मेक इट सेटिस्फाइंग। ये बाब कराची की एक कहानी से शुरू होता है।
स्टीवन लोबी एक अमरीकी पब्लिक हेल्थ वर्कर थे। उन्होंने वहां कम्युनिटीज में हाथ धोने की मुहिम चलाई। लोग जानते थे कि हाथ धोना अहम है, लेकिन आदत नहीं थी। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने प्रॉक्टर एंड गैम्बल के साथ मिलकर लोगों को सेफगार्ड साबुन मुफ्त दिया। इस साबुन की खास बात यह थी कि इसकी झाग अच्छी बनती थी और खुशबू भी अच्छी थी। इसने हाथ धोने के अमल को थोड़ा ज्यादा पुरलुत्फ, प्लेजरेबल बना दिया। और इसका नतीजा क्या निकला? नतीजा हैरानकुन था। हाथ धोने की शरह बहुत बढ़ गई और बच्चों में डायरिया और निमोनिया जैसी बीमारियां 50% से ज्यादा कम हो गईं। वाह! ये चौथे कानून की बेहतरीन मिसाल है। जिस काम का तजुर्बा सैटिस्फाइंग होता है, हम उसे दोहराते हैं। प्लेजर दिमाग को सिग्नल देता है, ये अच्छा लगा, अगली बार फिर करना। यानी पहले 3 कानून क्यू, क्रेविंग, रिस्पॉन्स हमें अमल करने में मदद देते हैं, और चौथा कानून रिवॉर्ड या सैटिस्फैक्शन इस अमल को दोहराने पर मजबूर करता है, हैबिट लूप को मुकम्मल करता है। बिल्कुल। और अहम नुक्ता ये है कि हमें सिर्फ कोई भी सैटिस्फैक्शन नहीं चाहिए, हमें फौरी सैटिस्फैक्शन चाहिए, इमीडिएट सैटिस्फैक्शन। फौरी? जी, हमारा दिमाग फौरी इनाम, इमीडिएट रिवॉर्ड के लिए बना है, ताखीरशुदा इनाम, डिलेड रिवॉर्ड के लिए नहीं। अब देखें, बुरी आदत जैसे सिगरेट पीना या जंक फूड खाना, उनका इनाम फौरी मिलता है, मज़ा फौरन आता है, नुकसान बाद में होता है। जबकि अच्छी आदत जैसे वर्जिश करना या पैसे बचाना, उनकी कीमत, उनकी मेहनत फौरी होती है, फ़ायदा बहुत बाद में मिलता है। इसे टाइम इनकंसिस्टेंसी कहते हैं। हम हाल को मुस्तकबिल पर तरजीह देते हैं। ये तो बड़ा मसला है। तो फिर हम अच्छी आदत को फौरी तौर पर सैटिस्फाइंग कैसे बना सकते हैं? हमें उनमें मसनूई तौर पर कोई फौरी इनाम शामिल करना होगा, कोई इमीडिएट रीइंफोर्समेंट। जैसे किताब में मिसाल है कि अगर आप फजूल खर्ची से बच रहे हैं, जो कि एक अवॉइडेंस हैबिट है, इसमें कुछ करने का फौरी इनाम नहीं मिलता, तो आप एक अलग सेविंग अकाउंट खोलें, उसका नाम रखें यूरोप ट्रिप फंड या नई गाड़ी फंड। अच्छा। और जब भी आप कोई गैर ज़रूरी खर्च टालें, वो रकम फ़ौरन उस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दें। ये देखकर कि आपका फ़ंड बढ़ रहा है, आपको फौरी सैटिस्फैक्शन मिलेगी। ये महरूमी से बेहतर महसूस होगा। यानी कामयाबी का एहसास पैदा करना, चाहे वो छोटा ही क्यों ना हो। जी हाँ, शुरू में ये छोटे फौरी इनामात आदत को कायम रखने में मदद देते हैं। वक्त के साथ आदत के असल फ़ायदे, इंट्रिंसिक रिवॉर्ड्स जैसे बेहतर सेहत, ज़्यादा तवानाई, इल्म में इजाफा, वो खुद ही सैटिस्फैक्शन का बाइस बन जाते हैं। लेकिन शुरुआत में थोड़ा फौरी रीइंफोर्समेंट ज़रूरी है। ये बहुत अहम नुक्ता है। अब आखिरी बाब जो आज हम देखेंगे, चैप्टर 16, हाउ टू स्टिक विद गुड हैबिट्स एवरी डे। ये बाब ट्रेंट डिस्मिड नामी एक नौजवान स्टॉक ब्रोकर की कहानी से शुरू होता है। वो नया था और उसने एक बहुत ही सादा सी तकनीक अपनाई। उसके पास 2 जार थे, एक खाली और एक में 120 पेपर क्लिप्स थे। अच्छा, फिर? हर रोज जब वो एक सेल्स कॉल करता, तो वो एक पेपर क्लिप भरे हुए जार से निकालकर खाली जार में डाल देता। उसका रोज का टारगेट था कि वो 120 क्लिप्स दूसरे जार में मुंतकिल करे। और उससे क्या हुआ? ये सादा अमल, ये विजुअल प्रोग्रेस जो उसे नजर आ रहा था, उसे रोजाना कॉल्स करने पर मोटिवेट करता था। ये उसे एक फौरी इत्मीनान, इमीडिएट सेटिस्फैक्शन देता था कि वो आगे बढ़ रहा है। और नतीजा? नतीजा ये कि वो जल्द ही अपनी कंपनी का टॉप सेल्समैन बन गया। ये हैबिट ट्रैकर की एक शक्ल है। हैबिट ट्रैकर, जैसे वो कैलेंडर पर एक्स लगाने वाला तरीका है जब आप कोई आदत पूरी करें, जेरी साइनफेल्ड वाला तरीका? बिल्कुल वही। हैबिट ट्रैकिंग बहुत मुअस्सर है क्योंकि ये रवैये के कई कानूनों का इस्तेमाल करती है। कैसे? पहला, ये आदत को ऑब्वियस बनाती है। आपका ट्रैकर आपको याद दिलाता है और आपकी पिछली प्रोग्रेस देखकर आपको अगला कदम उठाने का ट्रिगर मिलता है। दूसरा, ये उसे अट्रैक्टिव बनाता है। कौन अपनी स्ट्रीक तोड़ना चाहेगा? प्रोग्रेस देखना खुद एक मोटिवेशन है। और तीसरा, ये उसे सैटिस्फाइंग बनाती है। हर बार वो एक्स लगाना या पेपर क्लिप मुंतकिल करना या ऐप में चेक इन करना, ये खुद एक छोटा सा इनाम है। ये आपकी तवज्जो रिजल्ट के बजाय प्रोसेस पर रखता है। लेकिन क्या ये ट्रैकिंग खुद एक बोझ नहीं बन जाती? एक और आदत नहीं बन जाती? हाँ, बन सकती है। इसीलिए इसे आसान रखना जरूरी है। सिर्फ अपनी सबसे अहम आदत को ट्रैक करें और जब मुमकिन हो इसे ऑटोमेट करें, जैसे आपका फिटनेस बैंड आपके स्टेप्स खुद ट्रैक करता है या आपके बैंक स्टेटमेंट आपके खर्च। और आदत के फौरन बाद ट्रैक करना बेहतर है? जी हाँ, हैबिट स्टैकिंग की तरह। आदत पूरी की, फौरन ट्रैक कर लिया, भूलने का इम्कान कम। और अगर कभी आदत छूट जाए तो? अगर चेन टूट जाए? तो सबसे अहम उसूल है नेवर मिस ट्वाइस। कभी भी लगातार 2 दिन मिस ना करें।
एक दिन छूट गया, कोई बात नहीं, इंसान है, हो जाता है, लेकिन फौरन अगले दिन वापस ट्रैक पर आ जाएं। अच्छा। एक गलती से आदत खत्म नहीं होती, लेकिन दूसरी गलती एक नई बुरी आदत की शुरुआत हो सकती है। कामयाब लोग जल्दी रिबाउंड करते हैं। यानी ऑल और नथिंग वाली सोच से बचना है कि अगर एक दिन छूट गया तो बस अब सब खत्म। बिल्कुल। थोड़ा करना कुछ ना करने से हमेशा बेहतर है। खराब दिन पर भी अगर आप पूरा वर्कआउट नहीं कर सकते तो 5 मिनट कर लें। बस तसलसल बरकरार रखने की कोशिश करें। डोंट ब्रेक द चेन एंटायरली। एक आखिरी सवाल, क्या गलत चीज को ट्रैक करने का भी खतरा है? हाँ, ये एक अहम नुक्ता है। इसे गुड हार्ट्स लॉ कहते हैं। When a measure becomes a target, it ceases to be a good measure. यानी जब आप सिर्फ नंबर के पीछे भागने लगते हैं, सिर्फ मैट्रिक पूरा करने पर फोकस करते हैं, तो आप असल मकसद भूल सकते हैं। मिसाल? जैसे कोई रेस्टोरेंट सिर्फ रेवेन्यू ट्रैक करे और कस्टमर सेटिस्फैक्शन को भूल जाए, या तालिब इल्म सिर्फ ग्रेड्स के पीछे भागे और असल सीखने को नजरअंदाज कर दे। ट्रैकिंग एक टूल है, मकसद नहीं। इसे रहनुमाई के लिए इस्तेमाल करें, खुद पर हावी ना होने दें। प्रोग्रेस नापने के और भी तरीके हैं, उन पर भी नजर रखें। चैप्टर 17, हाउ एन अकाउंटेबिलिटी पार्टनर कैन चेंज एवरीथिंग। अच्छा, यहाँ जेम्स क्लियर अपने चौथे कानून मेक इट सैटिस्फाइंग का उल्टा वर्जन पेश करते हैं, मेक इट अनसैटिस्फाइंग, मतलब बुरी आदत को गैर इत्मीनान बख्श बना दें। जी, इसकी बुनियादी साइकोलॉजी ये है कि हम इंसान नेचुरली उन एक्सपीरियंसेस से दूर भागते हैं जिनका अंजाम तकलीफदेह हो, पेनफुल हो। अगर कोई आदत फौरन ही किसी न किसी किस्म की सजा या नागवारी का सबब बने तो उसे छोड़ना आसान हो जाता है। जैसे क्लेयर कहते हैं, पेन इज एन इफेक्टिव टीचर। ये बात तो है। अगर गलती का फौरी अंजाम हो, जैसे वो प्लम्बर की मिसाल थी कि अगर उसे पता हो कि खराब काम पर फौरी नेगेटिव रिव्यू मिलेगा तो बिल्कुल, तो वो ज्यादा एहतियात करेगा। लेकिन मसला ये है कि बुरी आदतों के जो नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो अक्सर फौरी नहीं होते, वो बहुत बाद में जाहिर होते हैं। हाँ, जैसे स्मोकिंग या जंक फूड। बिल्कुल, और क्लेयर उसी डिले को खत्म करने की बात करते हैं। बुरी आदत के फौरन बाद कोई ऐसी चीज होनी चाहिए जो नागवार गुजरे। अच्छा। इसके लिए उन्होंने हैबिट कॉन्ट्रैक्ट का कॉन्सेप्ट दिया है। ये एक किस्म का समझौता है, एग्रीमेंट। आप लिखकर या ज़बानी कर सकते हैं। इसमें आप वाजे करते हैं कि आप कौन सी आदत अपनाएंगे या छोड़ेंगे, और अगर आप इस पर अमल नहीं करते तो उसकी सज़ा क्या होगी, पेनल्टी क्या होगी। और इस कॉन्ट्रैक्ट को मजीद पावरफुल बनाने के लिए क्लियर अकाउंटेबिलिटी पार्टनर्स का मशवरा देते हैं। जी हाँ, यानी 1 या 2 लोग जो इस कॉन्ट्रैक्ट पर गवाह के तौर पर साइन करें और आपको इस पर कायम रहने में मदद दें या नाकामी की सूरत में सज़ा को नाफिज करें, एनफोर्स करें। वो ब्रायन हैरिस की मिसाल बहुत अच्छी है। वजन कम करने के लिए अपनी बीवी और ट्रेनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाया। हाँ, उसमें रूल्स वाजे थे, रोजाना फूड लॉग करना, वजन करना। और अगर मिस किया तो सजा भी तय थी, जैसे ट्रेनर को $100 देना। ये तो बड़ा मौसर तरीका लगता है। ये सोशल प्रेशर का इस्तेमाल है। हम फितरतन दूसरों की नज़र में अच्छा रहना चाहते हैं, उनकी राय का ख्याल रखते हैं। सही। सिर्फ ये जानना कि कोई आपको देख रहा है, आपकी प्रोग्रेस को मॉनिटर कर रहा है, ये एक बहुत बड़ा मोटिवेटर हो सकता है। वो मार्गरेट शो कॉमेडियन की मिसाल भी दी है। हाँ, कि वो रोजाना एक नया जोक या गाना लिखने का चैलेंज एक दोस्त के साथ शेयर करती थी ताकि वो जिम्मेदार रहें। बिल्कुल। तो बुनियादी तौर पर बुरी आदत को तर्क करने के लिए उसके फौरी अंजाम को नागवार बनाएं, और उसमें अकाउंटेबिलिटी पार्टनर या हैबिट कॉन्ट्रैक्ट का इस्तेमाल बहुत इफेक्टिव हो सकता है, क्योंकि ये सोशल कॉन्सिक्वेंसेस पैदा करता है। ठीक है, ये तो हुई बुरी आदतों को रोकने की बात, लेकिन अच्छी आदतों को चुनने और उन पर कायम रहने के लिए क्या जरूरी है, ये हमें अगले चैप्टर में मिलता है। हाँ, क्योंकि सिर्फ डिसिप्लिन ही काफी नहीं, सही रास्ते का इंतखाब भी जरूरी है, जो हमें ले आता है चैप्टर 18, द ट्रूथ अबाउट टैलेंट, व्हेन जीन्स मैटर एंड व्हेन दे डोंट। इस चैप्टर का मरकजी ख्याल ये है कि कामयाबी के चांसेस बढ़ाने का एक अहम तरीका ये है कि आप वो मैदान, वो फील्ड चुनें जहां कुदरत ने आपको बेहतर सलाहियत दी हो। बिल्कुल, हर कोई हर चीज में माहिर नहीं हो सकता। वो माइकल फेल्प्स और हिशम एल गुरूज की मिसाल बहुत वाज़ेह है। फेल्प्स का जिस्म स्विमिंग के लिए आइडियल है,
लंबा टॉर्सो, छोटे पैर, लंबे बाजू। जी। एल्ग्रूज रनिंग के लिए बेहतरीन है, लंबी टांगें, हल्का फ्रेम। अगर ये दोनों स्पोर्ट्स एक्सचेंज कर लेते तो शायद वो वर्ल्ड चैंपियंस ना बन पाते, चाहे जितनी मर्जी मेहनत करते। तो मतलब ये नहीं कि मेहनत बेकार है, बल्कि ये कि अपनी मेहनत उस जगह लगाएं जहां उसके फल देने के इम्कानात ऑड्स ज्यादा हों। जी, ऐसी आदतें अपनाएं जो आपकी कुदरती सलाहियतों, नेचुरल इंक्लिनेशंस और एबिलिटीज से मैच करती हों। ठीक। यहाँ क्लियर वाजे करते हैं कि जीन्स आपकी किस्मत, डेस्टिनी तय नहीं करते। अच्छा। लेकिन वो आपके लिए मौके, एरियाज ऑफ अपॉर्चुनिटी जरूर तय करते हैं। जीन्स फेवरेबल माहौल में एडवांटेज देते हैं और अनफेवरेबल माहौल में डिसएडवांटेज। मिसाल के तौर पर? मिसाल के तौर पर अगर आप नेचुरली इंट्रोवर्ट हैं तो ऐसी जॉब जिसमें कांस्टेंट पब्लिक इंटरेक्शन हो शायद आपके लिए ज़्यादा ड्रेनिंग हो। हाँ, ये बात तो है। तो सवाल ये उठता है कि हम कैसे जानें कि हमारी कुदरती सलाहियतें क्या हैं और हमारे लिए सही आदतें कौन सी हैं? इसके लिए क्लियर पर्सनालिटी को समझने पर जोर देते हैं। वो बिग 5 पर्सनालिटी ट्रेट्स का जिक्र करते हैं। ओपननेस, कॉन्शियसनेस, एक्सट्रोवर्जन, एग्रीएबलनेस, न्यूरोटिसिज्म। अच्छा, ये समझना कि आप इन स्केल्स पर कहाँ फिट होते हैं आपको सही आदत चुनने में मदद दे सकता है। ठीक है। बिल्कुल। पॉइंट ये है कि ऐसी आदतें बनाएं जो आपकी पर्सनालिटी के साथ फ्लो करें, ना कि उसके खिलाफ। वो चीज़ें चुनें जिनमें आपको वाकई दिलचस्पी महसूस हो, ना कि वो जो सिर्फ पॉपुलर हैं। अगर आदत एंजॉयबल लगेगी तो कायम रहेगी। बिल्कुल। अगर आपको बुलंदी से डर लगता है तो रॉक क्लाइंबिंग की आदत डालना शायद इतना प्रोडक्टिव ना हो, भले ही वो कितना कूल क्यों ना लगता हो। और फिर वो एक्सप्लोर एक्सप्लॉइट ट्रेड ऑफ की बात आती है। जी। शुरू में मुख्तलिफ चीज़ों को ट्राई करें, एक्सप्लोर करें, देखें क्या चीज़ आपके साथ क्लिक करती है। हाँ। जब कुछ मिल जाए जो काम करता है तो उस पर फोकस करें और उसे बेहतर बनाएं, एक्सप्लॉइट करें। बिल्कुल। लेकिन थोड़ा एक्सप्लोरेशन हमेशा जारी रखें ताकि नए मौके मिस ना हो। खुद से कुछ सवालात पूछना भी मददगार हो सकता है ना? जी हाँ, जैसे कौन सा काम करते हुए मुझे वक्त का एहसास नहीं रहता, या कौन सी चीज़ दूसरों के लिए मुश्किल है लेकिन मेरे लिए आसान लगती है। मुझे किन चीज़ों पर नेचुरली तारीफ मिलती है। हाँ, इन सवालों के जवाब आपको अपनी कुदरती स्ट्रेंथ्स की तरफ इशारा दे सकते हैं। और एक बहुत दिलचस्प पॉइंट ये था कि अगर आपको कोई ऐसा मैदान नहीं मिलता जहां ऑड्स आपके फेवर में हो तो अपना मैदान खुद बनाएं। टेस्ट नहीं थे, ना ही बेस्ट कॉमेडियन और ना ही बेस्ट बिजनेसमैन, लेकिन उन्होंने अपनी ठीक-ठाक ड्राइंग स्किल्स, कॉर्पोरेट ह्यूमर और बिजनेस नॉलेज को मिलाया और एक यूनिक प्रोडक्ट बना दिया जो बहुत कामयाब हुआ। बिल्कुल। तो इस चैप्टर का निचोड़ ये है कि कामयाबी के लिए सिर्फ मेहनत नहीं बल्कि सही मैदान का इंतखाब भी जरूरी है। अपनी कुदरती सलाहियतों को पहचानें और उनसे मुताबिकत रखने वाली आदतों पर फोकस करें। और अगर जरूरत पड़े तो अपनी यूनिक स्किल्स को मिलाकर अपना अलग मैदान बनाएं। जी, ठीक है। तो हमने सही मैदान चुन लिया, ऐसी आदतें चुनी जो हमारी फितरत से मैच करती हैं, लेकिन अब उन पर लंबे अरसे तक कायम कैसे रहा जाए, मोटिवेशन कैसे बरकरार रखी जाए, खासकर जब शुरू का जोश ठंडा पड़ जाए। जी हाँ, और ये शायद सबसे अहम सवालों में से एक है। चैप्टर 19, द गोल्डीलॉक्स रूल, हाउ टू स्टे मोटिवेटेड इन लाइफ एंड वर्क। लंबी मुद्दत तक मोटिवेशन कैसे बरकरार रखी जाए? बिल्कुल। स्टीव मार्टिन की मिसाल से शुरुआत होती है। 18 साल तक स्टैंड अप कॉमेडी की, धीरे धीरे बेहतर होते गए। और फिर अचानक ओवरनाइट सक्सेस बन गए। हाँ, जो दरअसल सालों की मुसलसल मेहनत का नतीजा था। लेकिन इतने साल तक वो मोटिवेटेड कैसे रहे? इसका जवाब गोल्डीलॉक्स रूल में है। ये रूल कहता है कि इंसान उस वक्त सबसे ज्यादा मोटिवेटेड रहता है जब वो ऐसे टास्क्स पर काम कर रहा हो जो उसकी मौजूदा सलाहियतों के बिल्कुल करीब हों, न बहुत आसान न बहुत मुश्किल। जस्ट मैनेजेबल डिफिकल्टी वाले टास्क। जी, अगर टास्क बहुत आसान हो तो हम बोर हो जाते हैं, अगर बहुत मुश्किल हो तो हिम्मत हार जाते हैं। बिल्कुल वही गोल्डीलॉक्स जोन वाली बात, ना बहुत गर्म ना बहुत ठंडा। बिल्कुल ठीक। स्टीव मार्टिन ने भी अपना कॉमेडी रूटीन हर साल सिर्फ थोड़ा सा बेहतर किया, 1 या 2 मिनट का इजाफा किया। वो हमेशा अपनी करंट एबिलिटीज के एज पर काम करते रहे। और जब आप उस गोल्डीलॉक्स जोन में होते हैं तो आप फ्लो स्टेट में जाने के काबिल हो जाते हैं। जी, वो कैफियत जब आप काम में इतने मगन एब्जॉर्ब हो जाते हैं कि आपको वक्त का आसपास का एहसास नहीं रहता।
रिसर्च कहती है कि ये स्टेट हासिल करने के लिए टास्क आपकी करंट एबिलिटी से तकरीबन 4% ज्यादा चैलेंजिंग होना चाहिए। जी, ये एंगेजमेंट और सैटिस्फैक्शन पैदा करता है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा खतरा भी है, जिसका जिक्र क्लियर करते हैं। हाँ, बोर्डम। बॉर्डम। जब कोई आदत रूटीन बन जाती है तो वो एक्साइटिंग नहीं रहती। हम इंसान नोवेलिटी पसंद करते हैं, नयापन ढूंढते हैं। और उसी नयापन की तलाश में अक्सर हम अपनी प्रोग्रेस को डीरेल कर देते हैं, एक नई शाइनी चीज के पीछे भाग पड़ते हैं। ये तो बहुत होता है। ये बहुत अहम नुक्ता है। क्लियर एक एलीट परफॉर्मेंस कोच का कोल नकल करते हैं। एट द एंड ऑफ द डे, इट कम्स डाउन टू हु कैन हैंडल द बोर्डम ऑफ ट्रेनिंग एवरी डे। ओह, असली फर्क ये नहीं कि कौन इंस्पायर्ड फील करता है, बल्कि ये कि कौन रोजमर्रा की प्रैक्टिस की उकताहट, बोर्डम को बर्दाश्त कर सकता है। कामयाब तरीन लोग भी मोटिवेशन की कमी महसूस करते हैं। लेकिन वो फिर भी काम करते हैं। बिल्कुल। तो क्लियर कहते हैं कि कामयाबी की राह में सबसे बड़ा खतरा नाकामी नहीं बल्कि बोर्डम है। और उनका मशवरा, यू हैव टू फॉल इन लव विद बोर्डिंग। वाह। आपको उस रूटीन, उस रोजमर्रा की मश्क से मोहब्बत करना सीखना होगा। यही फर्क है प्रोफेशनल्स और एमेच्योर्स के दरमियान। प्रोफेशनल्स शेड्यूल पर अमल करते हैं, चाहे उनका मूड हो या ना हो। हाँ, एमेच्योर्स सिर्फ तब काम करते हैं जब उनका दिल चाहता है या जब इंस्पिरेशन आती है। सही। अगर कोई आदत वाकई आपके लिए अहम है तो आपको हर हाल में, हर मूड में उस पर कायम रहना होगा। जी बिल्कुल। तो इस चैप्टर का पैगाम ये है कि मोटिवेशन के लिए गोल्डीलॉक्स प्रिंसिपल यानी मैनेजेबल चैलेंज अहम है, लेकिन लंबी मुद्दत की कामयाबी के लिए बोर्डम को बर्दाश्त करने और मुसलसल कंसिस्टेंट रहने की सलाहियत सबसे ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल। लेकिन क्या सिर्फ मुसलसल रहना ही काफी है? क्या अच्छी आदतों का भी कोई नुकसान हो सकता है? ये एक सरप्राइजिंग सवाल है जो अगला चैप्टर उठाता है। ये वाकई एक काउंटर इंट्यूटिव आइडिया है। चैप्टर 20, द डाउनसाइड ऑफ क्रिएटिंग गुड हैबिट्स। हम सोचते हैं अच्छी आदतें तो बस अच्छी होती हैं, इनका नुकसान क्या होगा? हाँ, लेकिन क्लियर बताते हैं कि एक पोटेंशियल डाउनसाइड है। वो डाउनसाइड क्या है? वो ये है कि जब कोई आदत बिल्कुल ऑटोमेटिक हो जाती है तो हम उस पर तवज्जो देना कम कर देते हैं। हम माइंडलेस रेपिटेशन का शिकार हो जाते हैं। अच्छा, ऑटो पायलट पे चले जाते हैं। बिल्कुल। जब हम ऑटो पायलट पर चले जाते हैं तो हम फीडबैक के लिए कम सेंसिटिव हो जाते हैं, छोटी छोटी गलतियां नज़रअंदाज होने लगती हैं। हम ये समझने लगते हैं कि चूंकि हम आदत को दोहरा रहे हैं इसलिए हम बेहतर भी हो रहे हैं, जबकि हकीकत में हम सिर्फ उसी लेवल पर प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। इम्प्रूवमेंट रुक जाती है। ओ, यानी स्किल के मास्टर होने के बाद परफॉर्मेंस में हल्की सी कमी भी आ सकती है अगर कॉन्शियस एफर्ट ना हो। जी हाँ, जैसे रोजाना दांत ब्रश करना, ये एक ऑटोमेटिक आदत है और इसके लिए गुड इनफ चल जाता है। सही। लेकिन अगर आप किसी फील्ड में एलीट परफॉर्मर बनना चाहते हैं तो सिर्फ ऑटोमेटिक हैबिट्स काफ़ी नहीं। क्लियर कहते हैं कि फॉर्मूला है हैबिट्स प्लस डिलिबरेट प्रैक्टिस इक्वल्स मास्टरी। यानी ऑटोमेटिक आदत के साथ साथ शूरी, कॉन्शियस कोशिश और बेहतरी की जुस्तजू भी जरूरी है। बिल्कुल। तो इस माइंडलेस रेपिटेशन से बचने का हल क्या है? क्लियर रिफ्लेक्शन और रिव्यू का एक सिस्टम कायम करने का मशवरा देते हैं। अच्छा, कैसे? वक्तन फवक्तन रुक कर अपनी प्रोग्रेस का जायजा लेना, देखना क्या काम कर रहा है और क्या नहीं, कहाँ बेहतरी की गुंजाइश है। वो पैट रायली और लॉस एंजलिस लेकर्स बास्केटबॉल टीम की मिसाल थी, CBE प्रोग्राम की। जी, करियर बेस्ट एफर्ट। हर प्लेयर से कहा गया कि वो अपनी पिछली बेस्ट परफॉर्मेंस से कम 1% बेहतर करने की कोशिश करें। और इसमें सिर्फ स्टैट्स नहीं थे, बल्कि टीम के लिए किए गए छोटे छोटे एफर्ट्स भी शामिल थे। जी, इस मुसलसल रिव्यू और इम्प्रूवमेंट के फोकस ने उन्हें चैंपियंस बनाया। और भी बहुत से कामयाब लोग रिफ्लेक्शन का इस्तेमाल करते हैं ना? हाँ, बिल्कुल। मैराथोनर एलियूड किपचोगे हर प्रैक्टिस के बाद नोट्स लेते हैं। स्विमर केटी लेडेकी अपनी वेलनेस, नींद, न्यूट्रिशन, मूड को ट्रैक करती हैं। कॉमेडियन क्रिस रॉक नए जोक्स को स्मॉल क्लब्स में टेस्ट करके ऑडियंस के रिएक्शन पर नोट्स लेते हैं। ये सब अपनी परफॉर्मेंस को क्रिटिकली इवैल्यूएट करने के तरीके हैं। क्लियर खुद भी 2 चीजों का जिक्र करते हैं जो वो इस्तेमाल करते हैं, एनुअल रिव्यू और इंटेग्रिटी रिपोर्ट। हाँ, एनुअल रिव्यू में वो गुजरे साल की अचीवमेंट्स और फेलियर्स का जायजा लेते हैं। क्या अच्छा गया, क्या नहीं,
क्या सीखा। और इंटेग्रिटी रिपोर्ट में वो अपनी कोर वैल्यूज को देखते हैं और सोचते हैं कि क्या वो उनके मुताबिक जिंदगी गुजार रहे हैं। रिफ्लेक्शन का एक और बहुत अहम फायदा ये है कि ये हमें अपनी आइडेंटिटी के उन पहलुओं को चैलेंज करने में मदद देता है जो शायद अब हमारी तरक्की में रुकावट बन रहे हों। मतलब? कभी-कभी हम किसी आइडेंटिटी से इतना चिपक जाते हैं, मसलन मैं एक इंजीनियर हूं या मैं एक एथलीट हूं, कि उसके अलावा कुछ सोचना या करना मुश्किल हो जाता है, भले ही हालात बदल गए हों। ओह, ये तो है। इसका हल क्या है फिर? क्लियर ये बताते हैं कि अपनी आइडेंटिटी को थोड़ा फ्लेक्सिबल रखें। मैं एक सोल्जर हूं कहने के बजाय शायद ये कहना बेहतर हो, मैं वो शख्स हूं जो डिसिप्लिन्ड है, टीम में अच्छा काम करता है और मुश्किल हालात में लीडरशिप दे सकता है। अच्छा, ताकि अगर रोल बदल भी जाए तो कोर आइडेंटिटी के एलिमेंट्स बाकी रहें? बिल्कुल। लाओ ज़ू का कॉल है कि जो नर्म और लचकदार, फ्लेक्सिबल होता है, वो सर्वाइव करता है। जो सख्त और रिजिड होता है, वो टूट जाता है। वाह। मुसलसल सेल्फ अवेयरनेस और रिफ्लेक्शन ज़रूरी है ताकि हम वक्त के साथ बदल सकें और हमारी आदतें और अकीदे हमारे लिए फ़ायदेमंद रहें। सेल्फ अवेयरनेस की कमी जहर है और रिफ्लेक्शन उसका एंटीडोट। तो ये थे आखिरी चैप्टर्स के अहम नुकात। अब आते हैं किताब के कंक्लूजन, द सीक्रेट टू रिजल्ट्स दैट लास्ट। जी, यहाँ क्लियर तमाम आइडियाज़ को समेटकर एक फाइनल मैसेज देते हैं। वो सोराइट्स पैराडॉक्स की मिसाल से शुरू करते हैं। हाँ, कि क्या एक सिक्का किसी को अमीर बना सकता है? नहीं। दो? नहीं। लेकिन अगर आप एक-एक करके सिक्के जमा करते जाएं, तो आखिरकार एक पॉइंट आता है जब आप अमीर बन जाते हैं। इसी तरह एक छोटी सी आदत शायद फौरन जिंदगी ना बदले, लेकिन बहुत सी छोटी-छोटी एटॉमिक आदतें मिलकर वक्त के साथ बड़ी तब्दीली ला सकती हैं। बिल्कुल। शुरू में 1% बेहतरी शायद नजर ना आए, बेमानी लगे। लेकिन ये छोटी जीतें हैं, स्मॉल विन्स जमा होती रहती हैं और इनका असर कंपाउंड होता है। आखिरकार एक टिपिंग पॉइंट आता है जहां इन छोटी आदतों के मजमूई असरात वाज़ेह हो जाते हैं। इसलिए कामयाबी को एक मंजिल, डेस्टिनेशन समझने के बजाय इसे एक सिस्टम समझना चाहिए जिसे मुसलसल बेहतर बनाना है। जी, ये एक न खत्म होने वाला अमल है, एंडलेस प्रोसेस ऑफ रिफाइनमेंट। अगर आपको आदतें बदलने में मुश्किल हो रही है, तो मसला आप में नहीं, आपके सिस्टम में है। और जेम्स क्लियर ने हमें इस पूरी किताब में उसी सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए 4 कवानीन, 4 लॉज ऑफ बिहेवियर चेंज दिए हैं। बिल्कुल। अच्छी आदतों को वाज़े, ऑब्वियस, कशिश वाला, अट्रैक्टिव, आसान, इजी और इत्मीनान बख्श, सैटिस्फाइंग बनाएं। और इसके बरक्स बुरी आदतों को गैर वाजे, इनविजिबल, नापसंदीदा, अनअट्रैक्टिव, मुश्किल, हार्ड और गैर इत्मीनान बख्श, अनसैटिस्फाइंग बनाएं। ये एक मुसलसल साइकिल है। हमेशा अगले 1% बेहतरी की तलाश में रहें। तो लंबे अरसे तक कायम रहने वाले नतायज, रिजल्ट्स दैट लास्ट, का राज ये है कि कभी भी बेहतरी लाना बंद ना करें। ये छोटी आदतें सिर्फ जमे एडअप नहीं होती हैं, ये कंपाउंड होती हैं। और यही एटॉमिक हैबिट्स की असल ताकत है, टाइनी चेंजेस। रिमार्केबल रिजल्ट्स। वाकई इस पूरी किताब का सफर काफी इंसाइटफुल रहा है। छोटी चीजों की अहमियत, सिस्टम पर फोकस और मुसलसल बेहतरी का कॉन्सेप्ट बहुत पावरफुल है। बिल्कुल। और शायद सबसे अहम टेक अवे यही है कि हम रोजाना की छोटी-छोटी कोशिशों की ताकत को कभी कम ना समझें। कंसिस्टेंट रहना और वक्त के साथ इन छोटी बेहतरियों को कंपाउंड होने देना ही असल कामयाबी की कुंजी की है। और ये बात हम सबके लिए सोचने की है। हमारी रोजमर्रा जिंदगी में वो कौन सी छोटी सी आदत या फैसला है जिस पर अगर हम आज थोड़ी ज्यादा तवज्जो दें तो वो मुस्तकबिल में हमारे लिए बड़ी तब्दीली ला सकता है। बिल्कुल। इस पर गौर करना यकीनन फायदेमंद होगा।